नाज़रीन, अमरीका के इंतखाबात के हवाले से अब बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आकिब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद आतिफ, बताइएगा इस वक्त क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? कितने जो नताइज हैं वो आ चुके हैं, कितने नताइज आना अभी बाकी हैं? जी, नताइज आ रहे हैं और जो रिवायती तौर पर रिज़ल्ट जिस तरह का नज़र आता है, जिन रियासतों में रिपब्लिकन्स की जीत होती है, उन रियासतों से डोनाल्ड ट्रंप ही जीत रहे हैं और जिन रियासतों से डेमोक्रेट्स की जीत होती है, वहाँ हैरिस ही जीत रही हैं। चंद बड़ी रियासतों का काउंट भी आना शुरू हो गया है, जैसे न्यूयॉर्क को डिक्लेयर कर दिया गया है कमला हैरिस के लिए और वैसे ही कुछ दीगर रियासतें हैं, जिनमें ट्रंप जीत रहे हैं। अगर आप इस वक़्त मैप को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि एक रेड वेव चल रही है, लेकिन ऐसा हकीकत में हो नहीं रहा। ये वही रियासतें हैं जहां से रिपब्लिकन उम्मीदवार जीता करते हैं और उम्मीद भी यही थी कि वहां से ट्रंप ही जीतेंगे। असल में सिलसिला कुछ यूं है कि अमेरिका की जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है, उसके ऊपर ये जो कोस्टल रियासतें हैं, इनमें आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ से रिवायती तौर पर डेमोक्रेट्स जीतते आए हैं और जो बीच में मिड्स या सेंट्रल का जो एरिया है, वहां से रिपब्लिकन्स जीतते हैं। वो रियासतें तो रकबे के लिहाज से बड़ी हैं, लेकिन वहाँ आबादी कम है। यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। वहाँ आप देखेंगे कि रिपब्लिकन्स की सपोर्ट ज़्यादा है क्योंकि लोगों का मुआश जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा है, लोग चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दीनी रुझानात मज़बूत हैं, तो इसलिए वो अलाइन करते हैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ। जब हम कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं, तो वो अर्बन एरियाज़ आ जाते हैं और अर्बन एरियाज़ में डेमोक्रेट्स की हिमायत ज़्यादा है और वहाँ पर डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वोट मिलता है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, रिजल्ट्स आते रहेंगे। इन द एंड जो जो रियासतें फैसला करेंगी वो हैं पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अटलांटा। ये वो रियासतें हैं जिन्होंने ये तय करना है कि आया व्हाइट हाउस का दरवाजा ट्रंप के लिए खुलेगा या हैरिस के लिए खुलेगा और इन रियासतों में कांटेदार मुकाबला है। बिल्कुल एक जितनी मकबूलियत है, एक जैसे इश्यूज के ऊपर दोनों उम्मीदवारों ने बहुत कैंपेनिंग की है। जो डिफरेंस है वो वुमेन हेल्थ, वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि अबॉर्शन एक आईनी हक होना चाहिए अमेरिका भर की खवातीन के लिए। रिपब्लिकन्स प्रो लाइफ कहते हैं अपने आप को, यानी वो अबॉर्शन के खिलाफ हैं मजमूई तौर पर। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि वो जब सदर बनेंगे तो वो ये फैसला करने का इख्तियार रियासतों को देंगे। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये इशू इतना अहम है कि ये इशू 10 रियासतों के बैलेट पेपर पर था। यानी उन रियासतों ने अपने लोगों से पूछा है कि आप बताइए कि क्या खवातीन को अबॉर्शन यानी अस्काते हमल का हक दे दिया जाए या नहीं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि रिपब्लिकन्स के लिए क्या इश्यूज अहम थे, तो रिपब्लिकन्स के लिए साबिक सदर ट्रंप जो हैं, जब वो कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। वो मिशिगन में गए, उन्होंने वहां जाके मिशिगन कार इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी रियासत है। वहां के ज्यादातर लोग हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। वो वहां गए, उन्होंने जो लेबर क्लास है उसकी मुश्किलात का बहुत जिक्र किया अपनी तकारीर में, अपनी कैंपेन में, और उनको कहा कि वो आके उनकी बेहतरी के लिए पॉलिसियां बनाएंगे। और मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूं कि मिशिगन, जहां से पिछली मर्तबा बाइडेन 1,50,000 वोट लेकर जीते थे, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनियंस जो हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर काम करने वाले लोगों की यूनियंस ने उन्हें इंडोर्स किया था। लेकिन इस मर्तबा उनमें से दो यूनियंस ने साबिक सदर ट्रंप को इंडोर्स किया कि ये ज्यादा बेहतर पॉलिसी बना रहे हैं हमारे लिए। तो इकोनॉमी है, इमिग्रेशन है, अबॉर्शन है, ये वो अहम इश्यूज हैं जिन पर दोनों कैंडिडेट्स ने इन रियासतों में कैंपेनिंग की। अच्छा, अब आतिफ, ये भी कहिएगा, ये बताइएगा कि ट्रंप की जानिब से अभी से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत सी जगहों पर धोखाधड़ी की जा रही है। इस तरह के इल्ज़ामात हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी हो, पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, पाकिस्तान जैसी जमहूरियत हो, तो यहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन ट्रंप का ये वतीरा पहले भी रहा है कि वो इस तरह की बातें करते रहे हैं और आज भी अभी जब नताइज जा रहे हैं तो ट्रंप की जानिब से ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। बात लगाते हैं कि उन्होंने पहले भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि धांधली हुई है और वो अब भी ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि धांधली शायद हो सकती है और उन्होंने ये दावा किया है कि अगर धांधली ना हुई तो उन्हें वो सदर बन जाएँगे
जबकि उनके एक पुराने क्लोज एलाय स्टीव बैनन ने ये कहा कि ट्रंप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देनी चाहिए किसी भी सूरत में, जिस पर बहुत तनकीद भी की गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो फ्लॉलेस है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो इतना पुख्ता है कि उसमें धांधली नहीं की जा सकती। और उसकी वजह यह है कि कोई एक सेंट्रल कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं है अमेरिका में इलेक्शन को, यानी यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, यहाँ कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, यहाँ किसी एक आदमी के कहने पे इंटरनेट को ऑन या ऑफ नहीं कर दिया जाएगा। यहाँ रियासतें हैं, 50 रियासतों के अंदर सैकड़ों काउंटीज हैं, हर काउंटी का एक अपना आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन ऑफिस है। मैं दोबारा बताऊंगा, हर सैकड़ों काउंटीज में से हर काउंटी का अपना एक आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन ऑफिस है, जिसके ओहदेदार रिपब्लिकन्स भी हो सकते हैं और डेमोक्रेट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितनी भी अवामी पोजीशंस हैं, हुकूमती पोजीशंस हैं, चाहे वो यूनियन लेवल के की हुकूमत हो या मुल्की सतह की हुकूमत हो, यहाँ हर कोई अवाम के वोटों से मुंतखब होके आता है। तो जैसे अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे हों और न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स को फतह मिलती है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सी ऐसी काउंटीज हैं जिनके अंदर हुकूमत रिपब्लिकन्स के पास होगी, जहां फैसला साजी इलेक्शन ऑफिस की हद तक रिपब्लिकन्स कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ के इलेक्शन को रिग करना इंतहाई इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है। 99% ऑफ द प्रोसेस इज वेटेड, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। तो ये दावा तो किया जा सकता है कि धांधली हुई है, लेकिन जब भी इस दावे को वो आगे लेके जाएंगे तो उनको ये साबित करना होगा कि वाकई धांधली हुई है। अगर हम 2020 की बात करें तो कोर्ट्स ने, इलेक्शन ऑफिसर्स ने, अगर हम जॉर्जिया की बात करें जहां पर साबिक सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि वहां धांधली हुई है, वहां के जो हुकाम थे वो रिपब्लिकन्स थे, और उन हुकाम ने ये साबित किया, उन्होंने ये सबूत पेश किए कि धांधली नहीं हुई है, ये इल्जामात झूठे थे। यहाँ पर आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम अमेरिकी की सियासी तारीख की बात करें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सदारती इलेक्शन के मुमकिन नतीजे पर इतना अबहम हो, और यानी डोनाल्ड ट्रंप और कैमला में इस वक्त कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, और जो भी जीते तो जीत का मार्जिन क्या ज़्यादा होगा या कम होगा? इंतहाई थिन मार्जिन की तवक्को की जा रही है इस मरतबा। चूंकि मकबूलियत का ग्राफ तकरीबन एक ही जितना था, तो मार्जिन यकीनन कम होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि ज्यादा मार्जिन किसको कहा जा सकता है। 2008 में जब ओबामा जीते तो उनके इलेक्टोरल वोट्स 300 से ज्यादा थे। किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। और इसी तरह जब बिल क्लिंटन पहली मर्तबा सदर बने थे तो उसको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा गया था, क्योंकि उनकी जो विक्ट्री थी अपने मद्दे मुकाबिल के मुकाबले में वो बहुत ही ज्यादा थी। उन्होंने बिल्कुल स्वीप कर दिया, उन रियासतों में भी वोट ले लिया जहां से रिवायती तौर पर रिपब्लिकन जीता करते थे। अगर हम थिन मार्जिन की बात करते हैं तो 2016 में मार्जिन थिन था। ट्रंप जीते तो थे लेकिन बहुत नैरो मार्जिन के साथ जीते थे। एक जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल अमेरिकी इलेक्शन प्रोसेस में दी जाती है वो दी जाती है जॉन एफ कैनेडी की, और उसको एग्जाम्पल को इस तरह से दिया जाता है कि अगर अमेरिका भर की तमाम जो काउंटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर उसमें वोट्स का अंदाजा लगाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पर जॉन एफ कैनेडी को एक वोट ज्यादा पड़ा था। तो वो इतना थिन मार्जिन से जीते थे। तो ये भी एक इंतहाई टाइट रेस है, बहुत कांटे का मुकाबला है। जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जो अवामी राय आमा के जायजे पहले आए हैं, उनसे ये पता चलता था कि विक्ट्री बहुत नैरो मार्जिन की होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आतिफ ये भी कहिएगा कि अब चूंकि नताइज आ रहे हैं और बहुत जल्द ही इसमें जितना भी वक्त लगे, एक दिन लगे या 2 दिन लगे, लेकिन सदर कौन होगा ये पता चल जाएगा। अब सदर कौन होगा इसके बाद की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं, आप क्या देख रहे हैं जो अब से पहले की सियासत रही है अमेरिका में? हमने ये देखा कि कन्वेंशनल जो सियासत है वही रही है, लेकिन ट्रंप का जो नज़रिया है और ट्रंप की जो बात है वो कुछ अलग है, काफ़ी बोल्ड दिखाई देते हैं। और इससे पहले जितनी भी अमेरिका में सियासत रही, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले, हम ये देखते रहे हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसियां रही हैं, खारजा पॉलिसी हो या दूसरी चीज़ें हो, वो तब्दील नहीं होती। तो अगर ट्रंप कामयाब हुए, जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि अभी तक ट्रंप आगे हैं, तो उस सूरत हाल में आप समझते हैं कि पॉलिसियों में कोई तब्दीली वाक़ई होगी? देखिए, एक मेजर जो पॉलिसी तब्दील होगी वो रूस और यूक्रेन की जंग की पॉलिसी है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि उनके दफ्तर में आने से पहले ये जंग खत्म हो चुकी होगी अगर वो जीत गए तो।
दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की पॉलिसी ये रही है कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मुकम्मल और भरपूर हिमायत कर रहे हैं। वो यूक्रेन को दिफा के लिए फंडिंग दे रहे हैं, वो यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं। उन्होंने नेटो को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, नेटो की फंडिंग में इजाफा किया है, हत्ता के F-16 जहाज़ ठीक है दिए हैं नेटो आतिफ, के साथ ही जरिए। मौजूद रहिएगा।